नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल तिभन कुमार भारती में स्वागत है। इसके पहले मतलब कल भी हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़े थे और उसके पहले 2-3 मेथड एजुकेशनल रिसर्च का या रिसर्च इन बिहेवियरल साइंस का हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग का जो नंबर है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड डिजाइन नाम से ही लग रहा है। एक्सपेरिमेंट नाम से ही इसमें कुछ लग रहा है, देख के ही पता चल जाता है कि व्यवहारिक विज्ञानों में प्रयुक्त प्रायोगिक अनुसंधान क्या होता है। व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन बिहेवियरल साइंस। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नाम से ही लग रहा है, हम लोग शुरू से जानते हैं, बचपन से जानते हैं। अगर कोई चीज नया करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ विशेष करने की कोशिश करते हैं, वही कहलाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जैसे अब है कि वो तो है बायोलॉजी के लैब में हो, फिजिक्स के लैब में हो, केमिस्ट्री के लैब में हो, इस तरह का जो लैब वगैरह में हम लोग करते हैं वो है एक्सपेरिमेंटल। लेकिन अब बिहेवियरल साइंस में मतलब जनरल सोशल साइंस में हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखिए, एजुकेशन में कर रहे हैं, क्लास में है, एक किसी पार्टिकुलर टीचिंग मेथड का यूज कर रहे हैं हम लोग, किसी पार्टिकुलर टीचिंग मेथड, जैसे कि लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट के ऊपर। तो ये जो लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड को कर रहे हैं और ये नया टेक्निक को जो अप्लाई कर रहे हैं, पहले जैसे लेक्चर मेथड चल रहा था, लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। और इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें लर्निंग में क्या चेंजिंग आया। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या कि लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड और लर्निंग में क्या चेंजिंग आया, क्या ग्रोथ हुआ, क्या लॉस हुआ, मतलब प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ। इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सोशल साइंस में, मतलब एजुकेशन साइंस एजुकेशन में, तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है इसे हम लोग कहते हैं एजुकेशन रिसर्च। और यही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट किए। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किए, यहाँ पर दो टर्म आया था। एक अलग मेथड का यूज किया, टीचिंग मेथड, लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। और तो ये जिस पे एक्सपेरिमेंट की, जिसे हम मैनिपुलेट करने की कोशिश किए, मैनिपुलेट किए, ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि ये हमारे ऊपर, इसे एक्सपेरिमेंटल मतलब रिसर्चर के द्वारा इसमें चेंजिंग किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसके जस्ट अपोजिट, जैसे लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज किया तो किस लिए, लर्निंग में क्या ग्रोथ हुआ या लर्निंग में क्या डिक्रीज हुआ, मतलब कितना घटा या कितना बढ़ा, ये देखने के लिए जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट के टीचिंग मेथड पे, लेकिन यहाँ चेंजिंग हो रहा है लर्निंग में। तो इस तरह का जो चेंजिंग आ रहा है तो वो कर रहे हैं, इसमें हो रहा है वो, तो वो मतलब कि लर्निंग जो है डिपेंडेंट है इसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में क्या होता है ये, इसके बारे में हम लोग कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारा कल वाला वीडियो, मतलब इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो, जिसमें कि हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़े हैं, आप उसका उस वीडियो को देख लीजिए, आपको टोटल समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। तो आज हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक प्रायोगिक अनुसंधानों में के क्रियान्वयन में निहित मूलभूत बातें, द बेसिक इंग्रेडिएंट्स इन प्रोसेसिंग थ्रू एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को करने में क्या क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातों की जरूरत पड़ेगी हमें, या कोई रिसर्चर को जरूरत रखना पड़ेगा, मतलब ध्यान में रखना चाहिए। पहला है फंडामेंटल गोल। मतलब फंडामेंटल गोल करना क्या है, आखिर क्या करेंगे हम लोग फंडामेंटली। तो फंडामेंटल गोल मतलब टू इस्टेब्लिश ए काजुअल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। हमारा फंडामेंटल गोल है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, मतलब कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप शो करना होता है। दूसरा क्या होता है, फर्दर सीक हाउ मच कॉज विल प्रोड्यूस हाउ मच इफेक्ट। मतलब कितना कारण, जैसे लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन, मतलब कितना कारण कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, कितना कारण कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यही हम लोग लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड में देखते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगला है, ए रिसर्चर इज सपोज टू मैनिपुलेट और इंट्रोड्यूस वेरिएशंस इन ए पार्टिकुलर वेरिएबल। एक रिसर्चर माना जाता है कि रिसर्चर कितना, आखिर कितना एक्सपेरिमेंट करता है, कितना जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको कितना मैनिपुलेट कर सकता है एक रिसर्चर, ये इसमें इंपॉर्टेंट एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। ही इज ऑल्सो सपोज टू गेट एश्योर्ड नो अदर फैक्टर्स और कंडीशन हैव अफेक्टेड द रिजल्ट्स। साथ ही साथ जो रिसर्चर है, एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के द्वारा, वो इस बात का एकदम कंफर्म रहना चाहिए, एक फिक्स होना चाहिए कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल मतलब
कोई दूसरा इफेक्ट जो डालने वाला है, इफेक्ट डालने वाला, उसको इंटरमीडिएट या जो दूसरा वेरिएबल्स है उसका कोई असर ना पड़ रहा हो, या मिनिमम से मिनिमम उसका असर पड़ रहा हो, इफेक्ट आ रहा हो, ये रिसर्चर को फुल्ली एश्योर्ड होना पड़ेगा। और लास्टली, सपोज टू टेक फेन फॉर एक्सरसाइजिंग द नीडेड कंट्रोल ओवर द इंटरवेनिंग फैक्टर्स बाय डिफरेंट वेज। और ये उन्हें हल्का सा कष्ट भी करना पड़ेगा, हो सकता है काफी टेंशन भी लेना पड़े, ताकि इसमें जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है, इंटरवेनिंग फैक्टर्स है, जैसे कम्युनिकेशन, सोशल स्टेटस, फैमिली स्टेटस, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, ये सब का उसके ऊपर मिनिमम से मिनिमम असर पड़े, ये सब को उसको कंट्रोल करना पड़ेगा रिसर्चर को, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर को। अब इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जैसे कि मैं बताया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तो इसका जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो पहला इसमें आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के बारे में कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, तो हो सकता है अभी आप लोग भूल गए होंगे, या कुछ नया जो आप लोग इसे पढ़ रहे हैं या आप देख रहे हैं तो उनको नहीं पता, इसलिए हम थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो वेरिएबल्स का यूज होगा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला मतलब जो है, इसमें जो कुछ टर्म्स जो यूज होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, पहला है स्वतंत्र, आश्रित तथा मध्यस्थ या अवरोधक चर, मतलब इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड एक्सटर्नियस और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। तो इसको तीनों का हम लोग ब्रीफ में शॉर्ट में देखते हैं क्या है ये। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे हम लोग पहले बता दिए, जो कि रिसर्चर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि टीचिंग मेथड दी, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, जहां यहाँ पर है लर्निंग डिपेंडेंट वेरिएबल टीचिंग मेथड के ऊपर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है लर्निंग, तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्सटर्नियस और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, एक्सटर्नियस और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हो गया जैसे सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आईक्यू, मतलब आईक्यू कितना है उसका, एज, ये सब जो है वेरिएबल्स, ये हो गया एक्सटर्नियस वेरिएबल्स या इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसी में नेक्स्ट, चरों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल करना, जैसे कि एक्सटर्नल वेरिएबल्स जो आ गया या मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो इसके ऊपर जो वेरिएबल्स के ऊपर जो कंट्रोल किया जाता है अलग अलग तीनों वेरिएबल्स के ऊपर, ये इसमें मेन स्टेप्स है। तो इसका कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स का अलग अलग स्टेप्स है, हम लोग स्टेप वाइज एक एक करके देखते हैं कि ये वेरिएबल्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पहला, आइडेंटिफाइंग एंड नेमिंग द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, मतलब आइडेंटिफाइंग एंड नेमिंग द वेरिएबल्स इन्वॉल्व वेरिएबल्स आइडेंटिफिकेशन टास्क, मतलब ये जो इन्वॉल्व है इसमें वेरिएबल्स आइडेंटिफिकेशन टास्क है। तो इसमें क्या होता है, चरों की पहचान एवं नामकरण, नामकरण मतलब यहाँ पर कौन सा वेरिएबल्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, वो वेरिएबल्स क्या है, और साथ ही साथ उसे नाम देना पड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ पर बताए थे, नाम देना पड़ेगा, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नाम देना पड़ेगा। ये हम लोग ले रहे हैं, पहचान कर लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, लर्निंग पहचान किए और उसे नाम दिए। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है, आईक्यू, एज, सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सब है इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो इससे पहले पहचानना पड़ेगा कि, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा जितना भी एक्सपेरिमेंट होगा, कोई और एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसमें क्या है वो हमें ये देखना पड़ेगा। तो ये जो है, ये हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ द वेरिएबल्स। अगला पॉइंट है इसी में, स्वतंत्र चर को नियंत्रित करना, प्रहस्त कार्य, कंट्रोलिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द मैनिपुलेशन टास्क। अब जो इसमें जो इंडिपेंडेंट, पहले तो पहचान कर लिए कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, कौन सा इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है। जब पहचान लिए तो सेकंड कार्य हो जाता है हम लोग का, सेकंड वर्क हो जाता है कंट्रोलिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, जैसे कि टीचिंग मेथड बताए थे, मतलब और भी बहुत सारा होगा, तो इसे कैसे मैनिपुलेट करेंगे, मतलब जो रिसर्चर है, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर आप भी हो सकते हैं, तो जो उसे कैसे मैनिपुलेट करेगा, ये इंपॉर्टेंट कार्य है, मतलब ये उसका इंपॉर्टेंट वर्क है कि कैसे उसको मैनिपुलेट करेगा।
और ये उसके बारे में पहचान करना। उसका बाद यहाँ पे हिंदी ऊपर चला गया भाई। कंट्रोलिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसके बाद है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल करना, कि डिपेंडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, जैसे कि लर्निंग था यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट लर्निंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है रिसर्चर के द्वारा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर के द्वारा। अगला स्टेप्स ये है यहाँ पे। उसके बाद है कंट्रोलिंग द मैनिपुलेशन टास्क, द मेजरमेंट टास्क बाय प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड स्लाइड नेक्स्ट नहीं दिए। बाह्य या विघ्नकारी चरों को नियंत्रित करना, हानि नियंत्रण कार्य, कंट्रोलिंग द एक्सटर्नियस और कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, डैमेज कंट्रोलिंग टास्क, जो एक्सटर्नल है, जैसे कि एक्सटर्नल जो है उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। मतलब जो एक्सटर्नल है, एक्स्ट्रा कार्य, एक्स्ट्रा जो है उसे, मतलब एक्सटर्नियस वेरिएबल्स जो है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, हम लोग का अगला कार्य होगा, अगला वर्क होगा। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा एक एक स्टेप वाइज करके, ताकि हमें आसानी हो। तो उसके में तो देखते हैं हम लोग एक एक करके। पड़ोसी चर को निरस्त करना, होल्डिंग द पार्टिसिपेंट वेरिएबल कांस्टेंट, पार्टिसिपेंट वेरिएबल पार्टिसिपेटिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट करके ये किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को। अब रहा कि ये कांस्टेंट कैसे किया जा सकता है, अपने दिमाग में ये आ रहा होगा, राइट। तो इसको कंट्रोल करने का सिंपल तरीका है। एक्सटर्नल वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल क्या किया था, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स आईक्यू था, एज था, सोशल बैकग्राउंड था, इकोनॉमिक स्टेटस था। तो हम कोशिश करेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर जो है ये कोशिश करेगा कि लगभग सेम एज के कैंडिडेट को लिया जाए, लगभग सेम आईक्यू के कैंडिडेट्स को लिया जाए, लगभग सेम इकोनॉमिक स्टेटस के कैंडिडेट्स को लिया जाए। तो इस तरह से वहां पर जो वेरिएबल्स है, जो पार्टिसिपेंट है, इसे कांस्टेंट करके भी कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद है वातावरणीय चर को स्थिर या निरस्त करना, होल्डिंग द इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स कांस्टेंट। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स कांस्टेंट करके, कैसे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को कांस्टेंट कैसे किया जा सकता है, एक ही तरह का टीचिंग मेथड का यूज किया जाए, मतलब एक ही इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक ही क्लाइमेट होना चाहिए, एक ही डिजाइन का क्लासरूम होना चाहिए, एक ही डिजाइन का, एक ही लेवल का, एक ही स्टेटस का टीचर होना चाहिए, एक ही लेवल का उसका स्कूल का क्लाइमेट होना चाहिए। ये हो गया उसका इन्वायरमेंटल वेरिएबल। जब इस ढंग के हम लोग कांस्टेंट किए, जब एक ही तरह के सेलेक्ट किए, तो ये हो गया उसे कांस्टेंट करना। और अगला है प्रसरण विस्तार पर पाबंदी लगाना, रिस्ट्रिक्टिंग रेंज ऑफ वेरिएबल्स। अब यहाँ पर जो रेंज वेरिएबल्स का रेंज है उसे कंट्रोल करके, रिस्ट्रिक्ट करके, उस रेंज को कैसे कंट्रोल करेंगे, अब अपने पास ये दिमाग आ रहा हो। रेंज है, जैसे आईक्यू हम लोग ले रहे हैं, उसमें आईक्यू हम लोग फिक्स कर दिए कि मैक्सिमम, मतलब मिनिमम हम जो आईक्यू लेंगे 120 लेंगे, और मैक्सिमम जो लेंगे 140 लेंगे। ये रेंज हुआ, दो के बीच में जो गैपिंग है ये रेंज कहलाता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम का जो लिमिट फिक्स कर दिए, ये रेंज लिमिट कर दिए, तो इससे है क्या कि इससे हमारा इस लेवल से कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो मिलेगा वेरिएबल्स, इसे हम लोग कहेंगे रिस्ट्रिक्टिंग रेंज ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। अब अगला स्टेप आता है हम लोग का इसको कंट्रोल करने में, साक्षीकरण या सम्मेलन। साक्षीकरण या सम्मेलन मतलब मैचिंग। कैसे मैचिंग करेंगे, जैसे बताए, इक्वल रेंज वाले को लेंगे जिसका रेंज इक्वल है, सेम एज का लेंगे, मतलब या रेंडमली सिलेक्ट करेंगे, इधर से उधर, उधर से उधर। तो इस मतलब इससे होगा क्या कि सब आपस में मैच करता रहेगा, लगभग सेम रहेगा। तो इससे हमें सिलेक्शन में, रिजल्ट आने में, एक्सपेरिमेंट करने, मतलब एक्सटर्नियस वेरिएबल्स को, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जा सकता है या मिनिमम किया जा सकता है मैचिंग के द्वारा। अब जो बताए, जैसे मैचिंग करने में रेंडमाइजेशन का यूज करेंगे, तो ये रेंडमाइजेशन क्या है ये देखते हैं। रेंडमाइजेशन जैसे कि ज्यादा बड़ा मैचिंग में एक ये भी था, छूट गया, सॉरी। मैचिंग में जो करेंगे ज्यादा पॉपुलेशन को लेंगे तो वहां पर मैचिंग करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज अब थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब जो रेंडमाइजेशन, रेंडमाइजेशन बोले तो रेंडमली हम सैंपल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे बहुत बड़ा सैंपल लिए मैचिंग के द्वारा, बहुत बड़ा सैंपल लिए, वहां से रेंडमली सेलेक्ट कर लिए,
जैसे हम लोग 100 कैंडिडेट को ले रहे हैं तो किसी बहुत बड़ा पॉपुलेशन में, लाखों की पॉपुलेशन में से रेंडमली सिलेक्ट कर लिए, तो वहां पर जो है जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है वहां पर मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल्स रहेगा। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि हम जितना वेरिएबल्स को लेंगे, मतलब जितना सैंपल को लेंगे, हो सकता है सब ज्यादा आईक्यू वाला कैंडिडेट एक साथ चला जाए और सबका सब लो आईक्यू वाला कैंडिडेट एक साथ चला जाए, तो हम मैचिंग कैसे करेंगे? राइट? आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, हम एक्सपेरिमेंट फिर कैसे करेंगे? हमारा एक्सपेरिमेंट फ्लॉप कर जाएगा। देखिए, ऐसा अगर 4 केस 5 केस या 10 केस 10 केस लेते हैं ना, मतलब 10 सैंपल लेते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन हम जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे 100 के आसपास लेंगे या 100 से ज्यादा लेंगे, तो इतना ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो सकता, इतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी गड़बड़ नहीं हो सकता हमारा सिलेक्शन का कि सबका सब ज्यादा इंटेलिजेंट वाला एक साथ चला जाएगा और कम इंटेलिजेंस वाला दूसरी तरफ चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हम लोग डाटा रेंडमली कलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल रेंडमली कलेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम लोग रेंडमली कलेक्ट कर रहे हैं सैंपल को, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम आने का मिनिमम चांस है। आप करके तो देखिएगा। तो इसीलिए इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, और इस प्रोसेस के द्वारा भी इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट को सक्सेस किया जा सकता है। उसके आगे है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। तो ये स्टैटिस्टिकल कंट्रोल क्या होगा? सिंपल है। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में हम लोग जैसे वेरिएंस, कोवेरिएंस, तो स्टैटिस्टिकल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा लिए, स्टैटिस्टिकली उसे कैलकुलेट किए, स्टैटिस्टिकली उसे एनालाइज किए, तो इससे क्या होगा कि हम लोग एक साथ में कई सारा वेरिएबल्स को ले सकते हैं, और कई सारा वेरिएबल्स को लेके, जैसे दो सैंपल ले लिए, दो वेरिएबल्स को एक साथ ले लिए हैं। दो वेरिएबल्स को जब हम लोग एक साथ ले लिए हैं, तब उसे मैचिंग के द्वारा मतलब ले लिए, वेरिएबल्स को मैचिंग के द्वारा एक्स्ट्रा ले लिए हैं, प्लस उसे स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करेंगे, एनालाइज करेंगे। पहले जैसे वेरिएबल्स था एक आईक्यू, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है अपना जो नॉर्मल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, वो लेक्चर में मतलब टीचिंग मेथड को ले लिए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है लर्निंग, उसे कैलकुलेट किए, एनालाइज किए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ, प्लस अब उसके साथ भी किए, मतलब आईक्यू के साथ भी उसको मैचिंग किए, आईक्यू के साथ भी उसे एनालाइज किए, मतलब वेरिएंस निकाले, प्लस ये आईक्यू प्लस मतलब आईक्यू और लर्निंग को दोनों को कोवेरिएंस निकाले। तो इस ढंग से मिनिमम से मिनिमम मतलब इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को अफेक्ट पड़ेगा और उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर कितना है तो उसे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि इसका असर इतना पड़ रहा है, तो उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसके आगे तो और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो हम लोग ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और थोड़ा इसे अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से, और हम अक्सर मतलब खास करके इस चैप्टर में गलती कर देते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का ज्यादा हम लोग स्पीड में नहीं बढ़ा रहे, मतलब टाइम देके इसको देख रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब ट्राई करके देखिएगा क्वेश्चन बैंक। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ही हम लोग आज के लिए क्लास खत्म कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आप मेरा यूट्यूब चैनल तिमन कुमार भारती को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और रियल टाइम नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और हमारा फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है या और कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, प्लस मेरा वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं कमेंट करके, या मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर फोन कर सकते हैं। थैंक यू।